अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अलीम खान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी उबैदुल्लाह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एमफिल ज़ूलॉजी। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इंजाइम्स। उसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजाइम्स क्या होते हैं बेसिकली, और इनकी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंजाइम की सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इंजाइम्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इन का मतलब देखें, दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक है इन, एक है जाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इन जाइम, जाइम यीस्ट को कहते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इसको किस में देखा गया था? यीस्ट। यीस्ट क्या, एक फंगस है। ठीक है, तो सबसे पहले इंजाइम्स को किस में देखा गया था? यीस्ट के अंदर देखा गया था। एडवर्ड बुचनर साइंटिस्ट का नाम था 1897 के अंदर, विच इज़ जर्मन केमिस्ट। उसने सबसे पहले जाइमेज इंजाइम को देखा था यीस्ट के अंदर, तो इसलिए हम इसका नाम का पड़ गया इंजाइम्स। अब इंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका रोल क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये बात याद रखिएगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट शेप्स की होती हैं। कुछ बिल्कुल धागा नुमा होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं इनको, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब से निकला, ग्लोब कहते हैं किसी गोल चीज़ को बेसिकली। तो जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो फोल्डिंग करती हैं आपस में, तो एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर या एक गोल स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं हम ग्लोबुलर। तो इंजाइम्स कौन सी हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं बेसिकली। कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब ये करते क्या है बेसिकली? दीज आर एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। अब व्हाई इट्स कॉल्ड बायोकैटालिस्ट, नॉट ओनली कैटालिस्ट? दैट्स द रीजन। अब यहां पे क्यों इसको जस्ट हम बायोकैटालिस्ट ही कह रहे हैं, कैटालिस्ट क्यों नहीं कह रहे? देखिए, कैटालिस्ट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को तेज करवाने वाले। ठीक है, लेकिन बायोकैटालिस्ट क्या होंगे? बायोकैटालिस्ट कहते हैं कि जो जस्ट लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकें? तेज कर सकें, स्पीड अप कर सकें। ठीक है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा हो। अब यहां पे लिखा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट एक्सेप्ट वन टाइप्स विच इज नोन एज द राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम जो होता है प्रोटीन नेचर नहीं होता, विच इज नोन एज राइबोजाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नेचर नहीं होता, वो कौन सा है? राइबोजाइम है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब लोगों ने बुक साथ रखनी और लेड पेंसिल रखनी, ताकि जो पॉइंट मैं बताता जाऊं वहां पे लिखते जाएं बुक के ऊपर। सॉरी। उसके बाद हम कहते हैं कि विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स जो होते हैं अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर किसी भी रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। मतलब ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये वापस नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। ये नहीं कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है साथ एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा नहीं है। तो इससे हम एक मतलब और भी निकाल सकते हैं कि जितनी स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी होगी बॉडी के अंदर, वो इजीली किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो बात थी किसके? एंजाइम की डेफिनेशन की। थोड़ा सा आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट विच इज स्पीड अप ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट कंज्यूम देमसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। के किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। नेचर क्या होती है उनकी? प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? दीज आर द ट्रिमेंडेंसली इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा कि क्या करते हैं? बहुत ज्यादा किसी भी रिएक्शंस को ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं।
और these are very specific in their actions, मतलब किसी भी एक ख़ास रिएक्शन के लिए एक ख़ास इंजाइम होता है। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन की डाइजेशन करानी है बॉडी के अंदर या लिपिड की डाइजेशन करानी है, तो जो ऐसा इंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है वो लिपिड को भी डाइजेस्ट कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दीज आर स्पेसिफिसिटी, इनकी एक खुसूसियत होती है कि एक ख़ास रिएक्शन को एक ख़ास इंजाइम क्या कर सकता है, उसको रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि लाइफ विदाउट इंजाइम, ठीक है, इम्पॉसिबल, जिंदगी का मुमकिन ही नहीं है इंजाइम्स के बगैर। मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप फूड को इनटेक करते हैं, आपकी फूड जो होती है विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर्स डाइजेशन की तरफ जा रही होती है, डाइजेस्ट हो रही होती है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या निज़ाम के अंदर इंजाइम्स मौजूद अगर ना हो तो हमारी फूड को डाइजेस्ट होने में क्या पता महीने लग जाए, साल लग जाए। इट्स मीन कि क्या लाइफ विदाउट इंजाइम पॉसिबिलिटी है? नहीं है। रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं बेसिकली, अगर इंजाइम ना हो तो वहाँ भी सांस ना गैसेस की एक्सचेंज हो तो फिर क्या होगा कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इंजाइम की हमारी लाइफ के अंदर बेसिकली। ये तो इसका ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है बेसिकली। इंजाइम्स किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो इंजाइम की कंपोजिशन क्या होती है, कैसे किससे मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के यूनिट्स क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। और दीज अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में हम इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं अमाइनो एसिड। फिलहाल आप याद रखें कि प्रोटीन जिनसे मिलके बनते, जिन यूनिट से मिलके बनते, उसे क्या कहते हैं, हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे पास एक चेन बनती है, चेन। उस चेन को कहते होते हैं हम पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मैं एक चेन सी बना रहा हूं आपके सामने, देखें दिस वन। अब इस चेन को आप समझिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज चेन, दिस इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड अमाइनो एसिड को कहते हैं हम, पॉली कहते हैं मेनी, मतलब मेनी अमाइनो एसिड्स व्हेन जॉइंड टुगेदर दिस इज फॉर्म एन पॉलीपेप्टाइड चेन। और दिस पॉलीपेप्टाइड चेन व्हेन फोल्ड, ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, फोल्ड होती है, तो हमारे पास एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एंजाइम्स। तो देखिए ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, ये जो क्या होगा, coiling and folding of polypeptide chain, this is form in globular structures। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, जब हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड होगा और वो फोल्ड होने के बाद एक स्ट्रक्चर जो बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली एक एंजाइम का स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अंदर आपके सामने मैंने ये एक एंजाइम ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये एक एंजाइम है, दिस वन। अब इस एंजाइम के अंदर इसके मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसकी आपको नजर आ रही है एक्टिव साइट, दिस वन, ये यहां से लेके ये आपको सारी क्या नजर आ रही है, एक्टिव साइट। और ये जो आपके नीचे ये नजर आ रही है सारे का सारा बल्क ऑफ अमाइनो एसिड। बल्क कहते हैं बहुत ज्यादा, किसी लार्ज अमाउंट को कहते हैं बल्क ऑफ अमाइनो एसिड। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ये जो एरिया है इसमें फ्यू अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, और रेस्ट ऑफ बाकी जो बचेगा वो कौन से होंगे, बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे। अब ये कितने फ्यू हो सकते हैं, तो ये तकरीबन जो होते हैं हमारे पास 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो विच इज फॉर्म द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। और बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स में हंड्रेड्स की तादाद में हो सकते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिव साइट क्या होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्टिव से मीनिंग हम ये लेते हैं कि कोई भी चीज जो होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो वो एक्टिव कहलाती है। तो वो साइट, ठीक है, विच इज कैटालिटिक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो एक्टिव साइट जो होती है वो फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है।
तो विच इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम, तो हम कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज द एक्टिव साइट। देखें दिस वन इज एक्टिव साइट। ये देखें यहां पे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है यहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पे नहीं है भाई, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम कहते हैं ये इसकी क्या है, एक एक्टिव साइट है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो हम कहते हैं ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट। देन सेकंड वन हमारे पास जो होती है वो होती है सबस्ट्रेट। क्या होता है, क्या सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट कहते हैं हम रिएक्टेंट। अब वो रिएक्टेंट जिसके साथ जाके एंजाइम ने बॉन्डिंग करनी है, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम ने बॉन्ड होके प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, बेसिकली एक सबस्ट्रेट है। क्या है वो सबस्ट्रेट? देखिए रिएक्टेंट दैट अटैच टू एंजाइम व्हिच इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेलुलोज है और सेलुलोज को आप सबस्ट्रेट कह सकते हैं, अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सेलुलेज एंजाइम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास लिपिड है तो लिपिड एक सबस्ट्रेट है और उसके लिए हमारे पास एंजाइम होगा लाइपेज। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेसिकली सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। देन अब याद रखिएगा कि एंजाइम, अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनी नेचर होते हैं मोस्टली एंजाइम, एक ग्रुप को छोड़ के, विच इज मैं आपको डिस्कस किया, विच इज राइबोजाइम इज नॉन, ठीक है, नॉन प्रोटीन। लेकिन एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के सहारे की जरूरत होती है। विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कहते होते हैं हम कोफैक्टर। क्या कहते हैं उसको हम, कोफैक्टर। इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। डायग्राम पे आ जाए, देखिए ये है इसका कोफैक्टर, ये है इसका सबस्ट्रेट, ये है इसका एंजाइम। अब देखिए इसको रिएक्शन करने के लिए ये जो कोफैक्टर होता है दिस वन, और ये इसका सबस्ट्रेट अटैच हुआ। अब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जोड़ने के लिए कोफैक्टर एज ए ब्रिज काम कर रहा है, किस, एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, दोनों को अटैच करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इट्स मीन कि कोफैक्टर का भी अपना एक रोल है, लेकिन याद रखिएगा इट्स ऑलवेज नॉन प्रोटीन इन पार्ट। आगे ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, फर्दर इसकी टाइप में डिस्कस करते हैं हम कि ये किस तरह हो सकता है, लेकिन इट्स ऑलवेज नॉन प्रोटीन। ठीक है, क्या हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है ये बेसिकली। दिस इज कोफैक्टर। और याद रखिएगा कुछ जो एंजाइम्स जो होते हैं और कुछ जो बेसिकली एंजाइम और विच इज स्लोली प्रोटीन इन नेचर बेसिकली, और इसमें लाइपेज आ सकता है, और दूसरा कौन सा होता है, प्रोटीएज होता है। अच्छा, उसके बाद कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, और इसमें ये इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। और उसके बाद इसमें इसकी तीन टाइप्स, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुई है स्लोली, स्लोली। अब यहाँ पे SLOW वाली नहीं है, ये SLOELY विच इज मीन ओनली। इसका मतलब होगा यहाँ पे सिर्फ, कि कुछ एंजाइम जो होते हैं सिर्फ प्रोटीन पार्ट पे होते हैं, मतलब उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं होती। वो मैंने अभी आपको बताया कि लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, ये एंजाइम लाइपेज या प्रोटीएज, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं। इस तो ये क्या होते हैं, जस्ट प्रोटीन पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डोंट नीड द नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कोफैक्टर जो होते हैं किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या थ्री टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हम एक्टिवेटर, एक कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीसरे को कहते हैं हम कोएंजाइम्स। सबसे पहले हमारे पास एक्टिवेटर क्या होता है बेसिकली। अब देखें आपके सामने ये एंजाइम है, ये इसका एक कोफैक्टर है, ये एक्टिवेटर हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए उस वक्त ये एक्टिवेटर के। पहली बात तो ये है
कि ये इट इज़ नॉन प्रोटीन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नॉन प्रोटीन, ठीक है। और ये डिटैचेबल होना चाहिए, मतलब अपना रिएक्शन करवाने के बाद ये इजीली क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। तो डिटैचेबल कोफैक्टर, ठीक है, और डिटैचेबल होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। और मेटल आयन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सारे के विच इज़ मेटालिक आयन। पहली बात है इनऑर्गेनिक होना चाहिए, उसके बाद डिटैचेबल होना चाहिए और इनऑर्गेनिक आयन होना चाहिए। हम कहते हैं ये क्या है? बेसिकली डिटैचेबल कोफैक्टर विच इज़ मेटालिक आयन और इनऑर्गेनिक आयन विच इज़ नोन एज द एक्टिवेटर। ये क्या होगा? एक्टिवेटर। डिटैचेबल कोफैक्टर इफ इट्स इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है, विच इज़ नोन एज द एक्टिवेटर। एग्जाम्पल है इसकी, देखिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए को सिंथेसाइज में बेसिकली हेल्प करता है। इसके साथ देखें ये मेटालिक आयन है, इनऑर्गेनिक आयन इसके साथ अटैच है, तो ये क्या बन गया? हमारे पास एक एक्टिवेटर रख गया। और जब डीएनए सिंथेसाइज हो जाता होता तो ये डीएनए पॉलीमरेज इजीली सेपरेट हो जाता होगा, डीएनए पॉलीमरेज से ये सेपरेट हो जाता होता है बेसिकली। तो हम कहते हैं ये क्या है? ये एंजाइम है और इसके साथ ये एक्टिवेटर्स अटैच है। एक तो ये था हमारे पास एक्टिवेटर। सेकंड वन है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये हमेशा जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा हमेशा, इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद एंजाइम, मतलब एंजाइम के साथ ये टाइटली बॉन्डेड होता है, नॉट इजीली सेपरेट। वैसे अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप को अगर हम देखें तो हम इसका मीनिंग होता है किसी भी आर्टिफिशियल ऑर्गन को हम कहते हैं, ठीक है, कि जो इजीली सेपरेट ना हम कर सके, एक दफ़ा लगा लिए तो सेपरेट होने के चांसेस नहीं होते बेसिकली ऑर्गन के। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो? ये याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक होता है और ये सम केसेस के अंदर ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पहली बात है वो ये पता होना चाहिए कि इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। एंड अब इसकी मोस्टली ऑर्गेनिक होता है और सम केसेस में इनऑर्गेनिक, बस आप ऑर्गेनिक इन केसेस के अंदर है और इनऑर्गेनिक इन केसेस के अंदर है, ये देख लेते हैं हम। तो ऑर्गेनिक है, फॉर एग्जांपल देखिए हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होती हैं या एंजाइम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं बेसिकली। ये इंशाल्लाह साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। लेकिन सिंपल यहाँ पे ये याद रखें आप कि दीज आर द एंजाइम्स विच इज हेल्प इन रेस्पिरेशन। किस में हेल्प करती हैं? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अब इसके साथ क्या होता है? हीम ग्रुप लगा होता है बेसिकली, तो इसको कहते हैं हम, ये ऑर्गेनिक नेचर है साइटोक्रोम के साथ। और उसके बाद इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज अनदर एंजाइम, ठीक है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है इसके साथ देखिए जिंक के आयन लगे हुए हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। देन थर्ड वन इसकी टाइप आती है कोएंजाइम। इसके बारे में सुनिए, देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप को हमने डिस्कस किया, इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड। लेकिन अगर हम कोएंजाइम को देखें, दिस इज लूजली अटैच, और लूजली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ। और ये क्या होते हैं बेसिकली? ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसकी नैड एंड फैड। नैड कहते हैं दीज आर द कोएंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नैड कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और फैड कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर सुने, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दीज आर द कोएंजाइम्स, ठीक है। और ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम इसमें अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल्स क्या होता है कोएंजाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर? देखिए हम मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं बॉडी के अंदर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? विच आर द विटामिन्स। क्या होंगी? विटामिन्स होंगी। तो ये देखिए विटामिन्स क्या बनाती हैं? कोएंजाइम बनाती हैं। और ये यूज अगेन एंड अगेन, ये बात याद रखने की है कि ये आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं या कोएंजाइम जो होते हैं बार बार यूज हो सकते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंजाइम है कोई, तो वो बार बार क्या हो सकता है? यूज हो सकता है।
क्योंकि ये अगर बार बार इसलिए यूज़ हो सकता है कि वजह ये होती है कि स्मॉल अमाउंट में स्मॉल अमाउंट हो कोई एंजाइम की तब भी वो बार बार यूज़ हो सकती है, क्योंकि वो एक रिएक्शन करवाने के बाद दूसरे रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं तो ऑब्वियसली बार बार यूज़ होंगे। तो हमारे पास अगर स्मॉल अमाउंट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसको बार बार यूज़ होने के लिए कोई मज़ायका नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, विच इज़ नोन एज द कोएंजाइम, ठीक है। तो इनका एग्जांपल मैंने आपके सामने राइट कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोएंजाइम, गिव एग्जांपल, ठीक है। और इस तरह एक्टिवेटर क्या होता है उसकी एग्जांपल आप बताएं, इस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या और उसकी एग्जांपल आपने साथ राइट करनी। ये इसकी एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की, ओके। देन थर्ड वन, अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो कोफैक्टर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, काफ़ी तो हमने डिस्कस कर लिया कोफैक्टर्स के बारे में। तो ये पहला तो आपको पता है कि इट्स एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। देखें, सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है, ओके। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के दरमियान ब्रिज के तौर पे, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड, अच्छा जी। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास कोफैक्टर्स जो डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नॉट ओनली एक्ट एज द ब्रिज। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो हीम ग्रुप होता है, ठीक है, जो साइटोक्रोम प्रोटीन्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और रेस्पिरेशन में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व करवाता है बेसिकली, ठीक है। हीम कहते हैं आयरन को, अच्छा जी। उसके बाद सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ये कोफैक्टर्स का रोल है कि ये किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या पता है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है और उस मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंजाइम को कौन प्रोवाइड करते हैं? विच इज कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? कोफैक्टर एंजाइम। तो फॉर एग्जांपल एटीपी को ले लेते हैं हम, इट्स एक्ट एज द कोफैक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली कि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसी भी रिएक्शंस को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोफैक्टर का किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि किसी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंजाइम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, देन एंजाइम का स्ट्रक्चर कंपोजिशन आपको आनी चाहिए कि एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कोफैक्टर क्या है और फर्दर इसकी टाइप्स का आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स कितनी होती हैं इसकी और वो उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम चलेंगे। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।